So hi everyone, my name is Saurabh Thakur, currently working as an assistant professor in the Department of Higher Education, हिमाचल प्रदेश, कॉलेज कैडर। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, लेकिन रिसेंटली सिलेबस अपलोड हुआ है वेबसाइट पे और कुछ रूल्स भी चेंज हुए हैं। रूल्स यानी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका जो सिलेबस है, वो सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो, अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो 2026 में हिमाचल प्रदेश में कॉलेज में रेगुलर जॉब ये है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। मैं खुद 2023 में अपॉइंट हुआ हूं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इसी कमीशन के थ्रू। तो कमीशन देने से पहले आपका नेट या सेट होना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे। सेट या नेट जब आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको हर एक स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कभी भी आ सकता है, कभी भी इसकी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ चीज़ें बदली है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका जॉब लगने का जो पूरा प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस एग्जाम को कौन कौन लोग दे सकते हैं। हु आर द पीपल, हु आर द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जाम। सबसे पहले या तो आपके पास UGC नेट हो, या फिर आपके पास HP सेट हो, या फिर आपके पास PhD हो। ये तीन में से कोई भी एक चीज आपके पास होना जरूरी है। या तो आप UGC नेट क्वालिफाइड हो, या फिर आप HP सेट क्वालिफाइड हो, हिमाचल का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपके पास सिर्फ ये भी है तो नेट की जरूरत आपको नहीं है, इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला, क्योंकि आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी का ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और उस स्टूडेंट की PhD हो चुकी है, लेकिन वो PhD जो है UGC के जो रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, उसको फॉलो करके होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज प्रॉपर, जिसमें ओपन वाइवा हो और आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हो, जो एक UGC की रेगुलेशन कहती है, और रेगुलर आपकी PhD होनी चाहिए। ठीक है, और आपको डीन ऑफ स्टडी से एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा और वो HPPSC में सबमिट करवाना होगा, जहां तक मेरे सोर्सेज से मुझे ये बात पता चली है। ठीक है, तो अगर आपके पास सिर्फ PhD है, आपकी PhD कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपका वाइवा हो चुका होना चाहिए, अवॉर्डेड होनी चाहिए आपको डिग्री, और UGC रेगुलेशंस को फॉलो करती हो आपकी डिग्री, और डीन ऑफ स्टडी से एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट आपके पास हो। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ये किया है, नेट, सेट या फिर PhD। बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनका नेट या सेट क्वालिफाइड नहीं है। अगर आपकी PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है कि इसको क्या सिर्फ हिमाचल के लोग दे सकते हैं? नहीं, क्लास 1 गजेटेड जॉब है, पूरा इंडिया इस एग्जाम को दे सकता है। पूरा इंडिया एलिजिबल है हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, जब मेरा इंटरव्यू था तो मुझे कई लोग अंडमान एंड निकोबार के भी मिले, साउथ इंडिया के भी मिले और नॉर्थ ईस्ट के भी मिले। तो बहुत ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और बहुत टफ एग्ज़ाम है। पूरा इंडिया जो है इसमें बैठने वाला है। उतना रश तो इसमें नहीं होगा ना जितना UGC नेट में होता है, लेकिन बहुत होगा, कम नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। एक और ख़ास बात, अगर आउट ऑफ स्टेट कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हो, आप जनरल कैटेगरी में ही फाइट कर पाओगे। और जो हिमाचल की रिजर्व कैटेगरीज है वो अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेगी। SC है, ST है, OBC है, जो भी है। लेकिन हिमाचल से बाहर का अगर कोई है, किसी और स्टेट का कोई स्टूडेंट है या एप्लीकेंट है, वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट कर पाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब क्या होता था, पहले पेपर होता था सिर्फ एक, 100 क्वेश्चंस उसमें होते थे, 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते थे, 8 क्वेश्चंस जो है HPGK के होते थे,
यानी कि हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज या करंट अफेयर। 8 क्वेश्चंस जो होते थे वो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल जनरल नॉलेज के होते थे, करंट अफेयर्स के होते थे। और 7 क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर और 7 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो लोग लैंग्वेज के हैं, जैसे हम लैंग्वेज के, मैं इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट वगैरह के लिए मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं लास्ट में बात करूंगा कि इसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसमें 14 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के ही आते थे, और अगर किसी का हिंदी लैंग्वेज है तो 14 क्वेश्चंस जो है वो हिंदी ग्रामर के ही आते थे। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, या फिर लैंग्वेज के अलावा कोई सब्जेक्ट है तो उसको 7 क्वेश्चंस हिंदी के, 7 क्वेश्चंस इंग्लिश के। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने वो चीजें बदल दी है। अब पेपर 1 नहीं रहा, पेपर हो गए हैं 2। ठीक है, और पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हो तभी आप पेपर 2 आपका चेक होगा। ठीक है, तो आपको मैं समझा देता हूं कि क्या सिस्टम चेंज हुआ है और क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, तो आपके पेपर्स होने वाले हैं 2, सेम डे आपके 2 पेपर होंगे, एक मॉर्निंग सेशन में, एक इवनिंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन में आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 उन्होंने लिखा है कि या तो सीबीटी होगा यानी कि ऑनलाइन मोड में, या फिर ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, जब प्रॉपर इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की पर्टिकुलरली, उसमें चीजें और ज्यादा गहराई में और क्लैरिटी के साथ होंगी। ठीक है, पेपर 1 जो आपका है, अब ध्यान से सुनना, ये होगा आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स। टाइम इसके लिए आपको मिलेगा 1 आवर, 1 घंटा आपको इस पेपर को करने के लिए मिलेगा। इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उन्होंने 100 मार्क्स लिखा है, और 1 घंटा जो उन्होंने लिखा है इसके हिसाब से अगर मैं आइडिया लगाऊं, अगर हम 100 क्वेश्चंस को 1 घंटे में करना चाहें तो 36 सेकंड्स हमें एक क्वेश्चन के लिए चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको बता सकता हूं, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस। जैसा नेट में होता है पेपर 1 सबके लिए जनरल 50 क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन के 2 नंबर। ठीक है, उसी तरीके से ये भी होने वाला है। ठीक है, अब खास बात यह है कि ये एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें होंगे। बहुत ही खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 1। क्या होगी? 1/4। 1/4 का क्या मतलब हुआ? अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क आपका कटेगा, और 4 क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। और खास बात, देयर विल बी 5 ऑप्शंस, A, B, C, D एंड E। जो आंसर होगा वो इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन में आंसर छिपा होगा, जिसको आपको मार्क करना है सही आंसर को। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप गलत कर लेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, तो अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ई वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर OMR शीट है, ऑफलाइन है तो एनसर्कल करेंगे, बाकी ऑनलाइन होगा तो क्लिक करेंगे। तो अगर आप ई पे क्लिक करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, यानी आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। ठीक है, अगर आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, ए भी सिलेक्ट कर दिया, सी भी सिलेक्ट कर दिया, तो भी वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया, कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया ए बी सी डी ई में से, तो भी आपका 0.25 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में, और पेपर 1 पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यूज इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, और सीबीटी या ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड, किसी भी मोड में ये हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूं। 4 पार्ट्स में इसका सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले आपका एचपीजीके यानी कि हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज। वो जनरल नॉलेज जो है वो करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, और पुराना जो भी जीके है एचपी का वो हो सकता है। ये रहेगा आपका 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का मतलब है 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है,
क्योंकि इन्होंने क्लियरली बताया नहीं कितने क्वेश्चंस रहेंगे, बस इन्होंने 100 मार्क्स बताया और 1 घंटे का समय बताया, तो हम आइडिया लगा रहे हैं कि 50 ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एचपीजी के 30 मार्क्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, एन एंड आई मैं लिख रहा हूँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल जनरल नॉलेज या फिर उसके साथ करंट अफेयर्स, करंट ओल्ड सब कुछ, वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब है ग्रामर ही रहेगा, ये आपका रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग यानी कि इंग्लिश ग्रामर आपका रहेगा 20 मार्क्स का, यानी कि एचपीजीके के हो गए 15 क्वेश्चंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके का हो गया आपका 15 क्वेश्चंस, हिंदी के हो गए आपके 10 क्वेश्चंस और इंग्लिश के हो गए आपके 10 क्वेश्चंस, 15 15 30, 10 10 20, 30 और 20 50, ठीक है, 50 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। समझ गए सिलेबस क्या है। अब अगर आप लोग पूछोगे कि सर ये सिलेबस तो आपने बता दिया लेकिन ये पढ़ना कहाँ से है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है, मेरी जो स्पेशलिटी है वो अपने सब्जेक्ट में ही रही है, आप सभी की भी होगी। अगर आप में से किसी इंसान ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की होगी तो आप लोगों ने ये चीज़ें ज़रूर पढ़ी होगी, एचपीजी के और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो बेटर होगा कि किसी ऐसे इंसान से आप इसके बारे में गाइडेंस ले जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो भाई ऑनलाइन ही पढ़ा था, या तो इंटरनेट से पढ़ा था या फिर यूट्यूब के लेक्चर्स देख लिए थे, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस आ भी गए थे और मेरे सही भी हो गए थे 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है, 8 में से, है ना, 8 में से इसके 2-3 क्वेश्चन सही हो गए थे और 8 में से 2-3 इसके सही हो गए थे, तो ठीक है, मैंने सब्जेक्ट में अच्छा खींच लिया था, तो ठीक था। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि पेपर 1 में सिर्फ यही चीज़ें आने वाली है, आपको अपने सब्जेक्ट का कुछ नहीं आने वाला, और आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है हर हालत में, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। और ये कैसे इसमें आपकी मेरिट बनेगी, कितने लोगों का ये क्वालिफाई माना जाएगा, वो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये हो गया पेपर 1 की डिटेल, 100 मार्क्स का ये होगा, 50 क्वेश्चंस, टाइम 1 घंटा, एमसीक्यूज नेगेटिव मार्किंग 1/4, 4 क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा, ABCD में से E आपको करना है अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ मेन बात कि यहाँ से आगे आप सिलेक्ट होकर जाओगे कैसे, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आप वीडियो थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ी है, एक पूरा इसका डॉक्यूमेंट है जो मैंने पढ़ा है, उसमें से मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पेपर 1 जो हमारा है, पेपर 1 जो हमारा है उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसको सिलेक्ट करने का। मान लो आपकी कैटेगरी में 25 सीटें हैं, ठीक है, तो वो लोग सिलेक्ट करने वाले हैं टॉप के 500 लोगों को। पेपर 1 जो है कैटेगरी वाइज आप ऑब्वियसली फॉर्म भरेंगे और कैटेगरी वाइज ही उसमें ये लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक सीट है, ठीक है, तो एक सीट पे ये कितने करने वाले हैं, एक सीट पे 20 लोगों को ये शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, एक सीट पे 20 लोगों को। उसी तरीके से अगर आपकी कैटेगरी में 2 सीट्स हैं तो ये 40 लोगों को यहां पे निकालेंगे, 40 लोग यानी कि टॉप के 40 लोग आपकी कैटेगरी में, ठीक है। उन्हीं लोगों का पेपर 2 जो है वो चेक होगा, ठीक है। अगर आपकी 25 सीटें हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये बन जाता है 500, ठीक है। 25 सीटों तक ही ये 20 वाला फॉर्मूला काम करेगा, ये चीज ध्यान देना आप। अगर आपकी कैटेगरी में 25 से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी की 25 से ज्यादा, बहुत कम चांसेस है क्योंकि इस बार सीटें थोड़ी कम है, तो 25 के बाद जो फॉर्मूला फॉलो होगा वो है 5 सीट्स का, ठीक है। अगर 25 के बाद 26 यानी कि एक सीट बढ़ती है तो एक सीट पे 5 लोगों को वो लेंगे, यानी कि 500 तो ये था, तो 500 प्लस 5 ये हो जाएगा और 505 लोगों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे 26 सीटों के लिए। उसी तरीके से अगर 27 सीटें आपकी है तो इसमें 5 और बढ़ जाएगा, 510 हो जाएगा, समझ गए। पहले 25 सीटों तक वो एक सीट पे 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर 25 से ज्यादा जितनी भी सीटें बढ़ती है तो एक सीट पे 5 लोग, समझ गए फॉर्मूला। एक सीट पे 20, 25 तक ये 20 वाला फॉर्मूला चलेगा और 25 के बाद हर एक सीट पे
5 लोगों को ये लेने वाले हैं। 26 लोग हैं तो 500, टॉप के 505 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और 27 है तो टॉप के ये 510 लोग। और ये जो 510 या 505 ये जो लोग होंगे, इन्हीं लोगों का पेपर 2 जो है वो चेक किया जाएगा, नहीं तो पेपर 2 चेक नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको इन टॉप के इन लोगों में आना ही अपनी कैटेगरी में सीट्स के अकॉर्डिंग। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बार पीएचडी का एंट्रेंस दिया था, तो पेपर 1 और 2 उसमें था। पेपर 2 जो था वो सब्जेक्टिव था, जैसा इसमें भी अभी आगे मैं बताऊंगा, सब्जेक्टिव है हमारा पेपर 2। तो पेपर 2 मतलब सब्जेक्टिव मेरा बहुत ही अच्छा है, उस वक्त भी अच्छा था। मैं आपको बता दूं, मैंने 6 बार नेट क्वालिफाई किया है और एचपी सेट भी क्वालिफाई किया है 4th रैंक के साथ, और एमए का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ, और उसके बाद एमफिल भी की है, पीएचडी का एंट्रेंस टॉपर रह के अभी पीएचडी कर रहा हूँ। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आप जिसको देख रहे हो आपको पता होना चाहिए वो इंसान की हैसियत भी है आपको ये सब बताने की कि नहीं। और अभी जॉब कर रहा हूँ, कमीशन के थ्रू मेरी जॉब लगी है, ठीक है, इतना ठीक था। तो पीएचडी में जब मैंने पेपर दिया तो पेपर 2 मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था, सब्जेक्टिव पेपर, लेकिन बाद में पता चला मेरा पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा पेपर 2 चेक ही नहीं हुआ। और अगर मेरा 1 क्वालिफाई हो जाता, 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते, पेपर 2 चेक हो जाता, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस दिया, टॉप किया और एडमिशन ले ली। खैर जो किस्मत में होता है भगवान वही देता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें कुछ भी आपका सब्जेक्ट का नहीं आने वाला, ठीक है। जो भी आने वाला है ये जनरल पेपर है, सभी लोगों के लिए सेम है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपके 0 नंबर आते, कई लोगों के 0 भी आते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है माइनस में जाते हैं कई बार नंबर, तो अगर आपके 0 नंबर है या माइनस में नंबर है तो आपका क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। ये भी उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि पेपर 1 के बारे में अभी तक मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं पेपर 2 पे। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, बाद में लास्ट में थोड़ा रिवाइज भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, हर चीज़ आप समझ के जाओगे इस वीडियो को देख के। और इस वीडियो को देख के मेरी कोशिश है कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, बस इस HPPSC पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है उस पर, ठीक है। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 को इन्होंने कहा है SAT, यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है जी। आपकी सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है ये इस पेपर में ये लोग देखेंगे। जो इसकी सबसे खास बात है वो ये है कि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। सब्जेक्टिव यानी कि लिखना पड़ेगा आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप है, समझते होंगे आप, सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा आपको। और इसमें 120 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है और 3 घंटे आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी बात है ये। 120 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है, 120 क्वेश्चंस नहीं, मार्क्स, ठीक है। और 3 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। जो सिलेबस आया है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सिलेबस, और एक पार्ट में 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, एक पार्ट में 6 यूनिट्स है, यानी कि दोनों पार्ट्स में मिलाकर हो गई 12 यूनिट्स और 120 मार्क्स। इसका मतलब है 10 मार्क्स पर यूनिट, ठीक है जी। एक यूनिट से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, उस पर मैं और रिसर्च करूंगा और उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए, बाकी सब्जेक्ट का मैं कह नहीं सकता, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पेपर 1 का तो मैंने बता ही दिया आपको, पेपर 2 का डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है, हम भी श्योर नहीं क्या इसमें पूछा जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। तो पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर एंड नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में कैसे कोई नेगेटिव मार्किंग कर सकता है ना। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है। और ये पेपर 2 में आप अभी पहुंचे हो शॉर्टलिस्ट होकर, अगर आप एक सीट पे 20 लोगों को वहां लिया जा रहा है और अगर आप उनमें आ रहे हो तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, तो ही आप इससे आगे के प्रोसीजर में एंटर करोगे, नहीं तो बाहर हो जाओगे, ठीक है। बहुत मेहनत करनी है। अब पेपर 2 में एक खास बात क्या है कि इसमें मिनिमम परसेंटेज आपको मेंटेन करना है।
मतलब कि मिनिमम मार्क्स है जो आपको लेने ही लेने हैं, अगर उससे कम आप लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैं बता देता हूं कितना आपको लेना है। 45% मार्क्स आपको लेने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर आउट ऑफ स्टेट आप हो, हिमाचल से बाहर किसी भी स्टेट के आप हो तो आप जनरल में आ रहे हो। मेरी भी कैटेगरी जनरल थी, तो इसमें बहुत टफ फाइट होती है, रिटर्न में बहुत टफ फाइट होती है, क्योंकि पूरा इंडिया बैठा है यहाँ पे इस पेपर में जनरल कैटेगरी में। बाकी जो कैटेगरीज है उसमें सिर्फ हिमाचल की रिजर्व कैटेगरीज है, लेकिन जनरल कैटेगरी में पूरा इंडिया फाइट कर रहा है, तो बहुत टफ होता है रिटर्न को निकालना, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं आपके सामने सबूत है, मैं भी हूँ और भी मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो मतलब मुश्किल बात है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 40% आपका रहेगा रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो यू विल हैव टू स्कोर 40% इन पेपर 2, ओनली देन यू विल बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड। एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन 45% आपको लेना ही पड़ेगा पेपर 2 में, अगर आप चाहते हो यहाँ से आगे जाना, तभी आप कंसीडर होंगे आगे जाने के लिए, ठीक है। तो अब पेपर 2 का आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितना आपको मिनिमम परसेंटेज आपको लेना है। अब इससे अगला जो स्टेप आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब यहां से भी आपकी छटनी होगी, रिफाइनमेंट होगी, यहां से भी आप छट कर आगे जाओगे। ओके, सो ये हो गई पेपर 2 की सारी बातचीत, ठीक है। अब अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन का, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्क्रूटिनाइज किए जाएंगे। स्क्रूटिनी का एक प्रोसेस आएगा जिसमें अगेन पेपर 2 से ही एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब इसमें क्या फॉर्मूला काम करेगा ये आप ध्यान से सुनो। अगर आपकी सीट्स 1 से लेकर 10 तक है, यानी कि 10 सीटों से नीचे, फॉर्मूला क्या काम करेगा, एक सीट पे 8 लोग और अगली सब्सिक्वेंट सीट्स पे 5-5 लोग। पहली सीट पे 8 लोग, उसके बाद दूसरी पे 5, तीसरी पे 5, चौथी 5, इस तरह 10 सीटों तक 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर 2 से, ठीक है। किस लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें आपको कहीं नहीं जाना है, डॉक्यूमेंटेशन वो खुद करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे वेबसाइट पे, वो खुद ही उसको वेरीफाई करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, पूरे हैं तो क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें एक चीज है, अगर सीटें आपकी 10 से ऊपर है, इफ द सीट्स आर मोर देन 10 इन योर कैटेगरी, तो फॉर्मूला क्या काम करेगा, 1:5, यानी कि एक सीट पे 5 लोग, ठीक है। फिर उसमें फर्स्ट सीट पे 8 लोग नहीं होंगे। अगर आपकी सीट्स फॉर एग्जांपल 12 है, ठीक है, तो फर्स्ट सीट पे भी 5 ही लोग लिए जाएंगे, यानी कि 12 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए बात। अगर 10 सीटें हैं या 10 से नीचे सीटें हैं तो फर्स्ट सीट पे 8 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाकी की जो बची हुई सीटें हैं उस पे 5। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर 10 सीटें हैं तो लगभग 53 लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए जाएंगे तो एक रिजेक्शन लिस्ट आएगी वेबसाइट पे, ठीक है जी। रिजेक्शन लिस्ट आएगी, आपको देखना है कि उस रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अगर उसमें आपका नाम है तो आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा, 10 दिन का समय आपको दिया जाएगा कि आप वहां पर जाओ, अब खुद को रिप्रेजेंट करो और अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, उसमें मेंशन होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है या इनकम्प्लीट है, वो आप वहां जाके अगर प्रोड्यूस करते हो 10 दिन के अंदर, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो वो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। और 10 दिन बाद एक फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आएगी, फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आएगी जिसमें टोटल जितने भी लोग रिजेक्ट किए जाएंगे उनके नाम होंगे उसमें, ठीक है। अब ये बात आप समझ गए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहली सीट पे 8 लोग, अगर 10 से कम सीट्स हैं आपकी कैटेगरी में, अगर 10 से ज्यादा है तो हर एक सीट पे 5 लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। अब आता है हमारा सबसे मेन चीज जो कि है इंटरव्यू, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें कि आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी कि आप बंदे की पर्सनैलिटी है भी प्रोफेसर बनने लायक कि नहीं। ऐसे ही तो नहीं है उठ के आ गया है, बोलना कुछ आता नहीं है, नॉलेज किस चीज़ की है नहीं, बस किताबी कीड़ा है। तो कहने का मतलब है वहाँ पे आपकी पूरी पर्सनैलिटी देखी जाएगी
आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप कैसे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है या नहीं है। तो ये जो इंटरव्यू है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ढूंढें, चेक करें, और अगर मैं इसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर ऐसा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। तो अब आपका आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर आप कहें इंटरव्यू। ठीक है। अब इंटरव्यू के बारे में ध्यान से सुनना। इंटरव्यू जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। पहले इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता था और 100 मार्क्स का आपका रिटर्न होता था। और रिटर्न मैंने आपको बताया कैसा होता था, एक ही पेपर होता था, उसमें 70 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट होता था और 30 मार्क्स का अपना HPG के और करंट अफेयर, इंटरनेशनल और हिंदी और इंग्लिश वगैरह वो सब होता था। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 में वो सारी चीज़ें पूछ ली गई है आपसे, और पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव पेपर हो चुका है 120 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, एक सीट पे 8, उसके बाद 5, और उससे भी आप निकल गए हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जो है HPPSC का जो ऑफिस है वहीं पे होगा, शिमला में। आपको शिमला आना पड़ेगा, इंडिया के किसी भी कोने में आप हो, आपको इंटरव्यू देने शिमला आना पड़ेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इसमें 3 लोगों का वो बनेगा पैनल, जिसमें एक मेंबर होगा HPPSC का, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा जो आउट ऑफ स्टेट का होगा, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट किसी यूनिवर्सिटी का होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा आपके सब्जेक्ट का, और तीसरा एक गवर्नमेंट नॉमिनी होगा जो हिमाचल से ही होगा, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। वो आपके सब्जेक्ट का भी हो सकता है, किसी और सब्जेक्ट का भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक होगा जो आपसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखें, 30 मार्क्स का ये होगा। अब इसमें मिनिमम परसेंटेज इसमें भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? जो हमारा पेपर 2 था उसमें जनरल के लिए 45% था ना मिनिमम, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट में थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, 40% मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे इंटरव्यू में, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, जी लिख दिया मैंने, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, आर लिख दिया, तो 30% मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, और 40% मार्क्स आपको 30 में से लेने ही पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। तो 40% का मतलब हो गया 12 मार्क्स, और 30% का मतलब हो गया 9 मार्क्स। तो आउट ऑफ 30 यू विल हैव टू secure 12 marks if you are from general category and 9 marks if you are from reserved category। अगर इससे कम आपके नंबर आते हैं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इंटरव्यू से। अच्छा, अब इसमें एक मजे की बात और है कि इंटरव्यू में ऐसा लिखा गया है कि वो लोग आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते। तो 30 का 80% जितना भी होता है, मुझे नहीं आता इतना, अभी जल्दी मैं निकाल नहीं पाऊंगा, इसका 80% जितना भी होता है उससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और मिनिमम भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 40 से 80% के बीच में ही आपको मार्क्स लेने ही है हर हालत में, ठीक है। 80% से ज़्यादा अगर आपको मार्क्स देते हैं तो उनको रीज़न यानी कि एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उन्होंने आपको इतने मार्क्स क्यों दिए। तो इससे साबित होता है कि धांधली से बचा जा सकता है, इसमें कोई धांधली नहीं होने वाली है। आप किसी भी स्टेट से हो, आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इसमें कोई धांधली वाला कोई काम नहीं। अगर आप में क्वालिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, तो आप 100% जॉब में लगोगे। हमारे टाइम में भी, मेरे सब्जेक्ट में भी कई आउट ऑफ स्टेट लोग लगे हैं, 2-3 लोग मेरे सब्जेक्ट में भी आउट ऑफ स्टेट के जॉब में लगे हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनिमम जो आपको मेंटेन करना है, ठीक है, इंटरव्यू में। अब भाई मेन चीज़ जो है वो मैंने बताई नहीं, जो पहले बता देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, बता देता हूँ कि इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। फिर से वही चीज़, तो इसमें एक नया फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। 3 फॉर्मूले हो गए, एक पेपर 1 में एक सीट पे 20 का फॉर्मूला था, वो भी 25 तक, 25 से ज़्यादा है तो वो अब मैंने बताया आपको। फिर एक सेकेंड फॉर्मूला जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम किया, पहली पे 8, बाकी पे 5, ठीक है, 5, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, किस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये रहेगा आपका पहली सीट पे 4 और सब्सिक्वेंट सीट्स पे 3, ठीक है। कम कम होता जा रहा है, आप देख रहे हो, पेपरों में 20 लोग थे, फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए 8 लोग थे, या 8 और सब्सिक्वेंट के लिए 5 थे, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में और कम हो गया, पहली सीट पे 4 लोगों को बुलाया जाएगा, और दूसरी सीट पे 3 लोगों को, और तीसरी पे भी 3 को, चौथी पे भी 3 को, ये 3 का ही सिलसिला चलेगा। इसमें कोई
वो क्राइटेरिया नहीं है कि सीटें 10 से कम या ज़्यादा, जितनी भी सीटें हैं उस हिसाब से। मान लो आपकी कैटेगरी में 4 सीटें हैं तो पहली पे 4 लोगों को बुलाया जाएगा, और ये जो मैंने ये देखो 4, ये 7 और 3 10 और 3 13, ठीक है। तो अगर 4 सीटें आपकी कैटेगरी की हैं तो 13 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि 13 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उन 13 में से 4 लोग लगेंगे। अब इसमें एक बात और है, मान लो इसमें जो 13वां आदमी है, 13th जो एप्लीकेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके 50 मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे 5 और ऐसे लोग हैं जिनके 50 मार्क्स हैं, यानी कि 5 ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स सेम है, ठीक है। तो जो जिनके मार्क्स सेम होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, वो एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे +5 हो जाएगा, यानी कि 13 + 5 18 लोग हो जाएंगे 4 सीटों के लिए, ठीक है। अगर किसी के मार्क्स सेम है, मार्क्स में क्लैश हो रहा है, तो उन सबको एक ही कैंडिडेट मतलब कि माना जाएगा, यानी कि एक जो उनका प्लेस है उस पर बुलाया जाएगा। अब वो 3 लोगों के सेम है या 5 लोगों के सेम है, उन 5 को बुलाया जाएगा, और उसमें कोई नंबर्स में कटौती नहीं की जाएगी। तो ऐसा होता है कि अगर आपकी 10 सीटें हैं, पहली पे 4 हो गई, बाकी पे 3 हो गई, तो कितने 31 लोग हो गए। उसमें से 2 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जिनका सेम मार्क्स होंगे, तो वो लगभग 35 या 36 कैंडिडेट्स होंगे 10 सीटों के लिए, ठीक है। तो इनमें से ही वो 10 प्रोफेसर्स लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और अगर तो वो सीटों से कम ही है नंबर जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है, रिजेक्शन वगैरह से निकल कर आए हैं, अगर मान लो सीटें 10 है और लोग रह गए 8 ही, है ना, तो ये 8 के 8 को सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये सब लोग नौकरी में लग भी जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है, कि लास्ट में लोग सीटें ज़्यादा होती है, लोग पहुंचते कम हैं, तो कई बार सीटें खाली भी रह जाती है। तो इतना मतलब कि मैं बोलूँगा रिग्रेस एक रिफाइनमेंट का जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया है, पेपर 1 फिर 2 फिर डॉक्यूमेंटेशन फिर इंटरव्यू, तो लास्ट में छट कर लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइन होकर लोग आते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें। और पेपर 1 या 2 में कोई भी दिक्कत आपको, मान लो क्वेश्चन में कोई आपका ऑब्जेक्शन है, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो। 100 रुपीज़ इन्होंने बताया, एक क्वेश्चन की फ़ीस ये आपसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आपको उसके मार्क्स भी सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद तो आप सीधा प्रोफेसर बनोगे, जैसे ही आप ये आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू आपने अच्छे से कर लिया, तो फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपके टोटल मार्क्स जो है ऐड होंगे। अब आप देख लो 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो गया, 120 मार्क्स का आपका पेपर 2 हो गया, और 30 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो टोटल मार्क्स जो आपके बने वो बने 250, 250 मार्क्स है टोटल पूरे प्रोसीजर में, जिसमें से 100 मार्क्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये तो क्वालिफाई करना है, तो बच गए 150 नंबर, ठीक है। तो इसमें से भी मैंने बता दिया मिनिमम आपको कितना मेंटेन करना है पेपर 2 में, उसके बाद ही आपकी आगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। तो लास्ट में आपका जो भी फाइनल आएगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें तो सीधा ही आएगा कि कौन कौन लोग किस किस कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं। कई लोगों का सवाल बहुत रहता है कि सर ये जॉब सिक्योर है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सिक्योर जॉब है, और परमानेंट आप इसमें होंगे, रेगुलर होंगे, 100% होंगे, लेकिन 2 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, उसमें कुछ महीने 2-4 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपको रेगुलर होने के प्रोसेस में। और जब तक आप 2 साल हो तो सैलरी क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बता दूं 57,700 जो है हमारा बेसिक पे है 7th पे के अकॉर्डिंग। तो इसका 60% जो है लगभग 34,000 के आसपास बनता है। ये अमाउंट आपको मिलेगा 34,000 समथिंग 2 सालों के लिए, मतलब कि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो ये अमाउंट आपको मिलेगा, बेसिक का 60%। जब आप रेगुलर हो जाओगे तो ये बेसिक और 43% डीए है ना। डीए इस वक्त 43% चल रहा है हिमाचल में, सेंटर में तो लगभग 60 के आसपास है, लेकिन अभी 43% है। तो आप 57,700 का 43% इसमें प्लस हो जाएगा, और 500-600 रुपया HR है, बहुत कम है,
तो लगभग आपका 80-90 हज़ार रुपये सैलरी बनती है, 80 से 90 हज़ार के बीच में सैलरी बनती है आज की डेट में अगर आप रेगुलर होते हो। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आएगी, अभी कुछ महीने इसमें नोटिफिकेशन को आने में लग जाएंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद पूरा 1 साल का प्रोसेस रहता है, पूरा 1 साल का प्रोसेस रहता है आपका जॉब में लगने का। मई के महीने में 2022 में हमारी नोटिफिकेशन आई थी और जुलाई 2023 में हमें ज्वाइनिंग मिली है। कई सब्जेक्ट्स को थोड़ा जल्दी भी मिल गई थी, पर आप ऑलमोस्ट 1 साल मान के चलो, ठीक है। अभी डेट निकलेगी, फिर फॉर्म्स की डेट आएगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर जो फॉर्म्स की जब डेट निकलेगी, जो फॉर्म्स निकलेंगे, तो जो इसमें लास्ट डेट होगी फॉर्म को सबमिट करने की, उस लास्ट डेट से पहले आपका नेट, सेट या पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद क्वालिफाई होता है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अगर उसके बाद आपका क्वालिफाई होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इस चीज का भी ध्यान दें, ठीक है। तो 1 साल का प्रोसेस इसमें है जो लग ही जाएगा। तो आप मान के चलो अभी इस साल आती है तो आप 2027 में प्रोफेसर बनोगे एंड में जाकर, तो उसके बाद आप 2029 के एंड में आप रेगुलर होंगे, ठीक है। और मतलब आप 2030 आ जाएगा तब तक, जब तक आप रेगुलर होंगे। तो आप रख सकते हो, अभी 4 साल है आपको रेगुलर होने के लिए, तो कोई बात नहीं। जब एक बार प्रोसेस में आ गए तो हर चीज़ हो जाती है, धीरे धीरे सब हो जाता है। जब हम आए थे तो हमें भी लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, सैलरी कम है, जो भी है धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक है। एक बार आप आ जाओ इसमें, सिस्टम में आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। एक सिक्योर जॉब है, रेगुलर आप हो जाते हो। और आप जब बनोगे, आप जब रेगुलर होंगे उस वक्त पे तो ये जो डीए है, डीए भी बढ़कर शायद 55 या इसके आसपास पहुंच जाए, तो आपकी सैलरी 90,000 क्रॉस कर जाएगी जिस दिन आप रेगुलर होंगे। 1 लाख के आसपास पहुंच सकती है, 90-95 हज़ार, इतना आप हो सकते हो, ठीक है। तो सैलरी का मैंने आपको बता दिया, सब कुछ ठीक है, सिस्टम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था जी आज की वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ आपको बताना था। थोड़ा सा रिवीजन आपको करा दूं, पेपर 1 जिसमें कि जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का एचपीजी के, 30 मार्क्स का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, और हिंदी के 20 मार्क्स और इंग्लिश के 20 मार्क्स। क्वालिफाइंग नेचर का है, 1 घंटे का होगा, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो क्वालिफाई करना है। एक सीट पे 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जितनी सीट होगी उसके हिसाब से आपको का जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में फॉर्मूला जो है वो भी मैंने आपको बताया है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहली सीट पे 8, बाकी पे 5। अगर 10 से कम सीटें हैं, 10 से ज्यादा है, तो हर एक सीट पे 5 लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स के लिए करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। कोई दिक्कत होगी आपको बताएंगे, रिजेक्शन लिस्ट आएगी, आप वहां प्रोड्यूस करोगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, पहली सीट पे 4 लोग और बाकी सीट पे 3 लोग, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। और पेपर 2 में भी मैंने आपको बताया मिनिमम परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए, और इंटरव्यू में भी मैंने आपको बता दिया पर्सनैलिटी टेस्ट में कितनी आपकी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप प्रोफेसर बन जाओगे, ठीक है। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है, उसका ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं हर चीज़ आपको अच्छे से बता दी होगी। अब मैं पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वैसे ही बता देता हूं क्योंकि पेपर 2 में मैं एक प्रॉपर वीडियो तो मैं दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। तो पेपर 2 में जो है मेनली जो है मेजर वर्क्स दिए हैं। इस बार जो सिलेबस है वो काफ़ी उन्होंने बताया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें से ही पूछेंगे, कुछ बाहर से नहीं पूछेंगे। लेकिन रिस्क रहता है, बाहर से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा पेपर 2 का जो सिलेबस होता है बहुत वाइड होता है। तो जितने उन्होंने मेजर वर्क्स दिए, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से वो पूछेंगे, वो बाहर से भी पूछ सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थियोरी, ब्रिटिश हिस्ट्री, ये लैंग्वेज वाला जो पार्ट है लिंग्विस्टिक्स, और ये सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो सिलेबस में क्या क्या है। जितने भी सिलेबस में चीज़ें हैं वो मेरे नोट्स में हर एक चीज़ आपको मिलेगी। 95% जो मेजर वर्क्स हैं वो मेरे जो मेजर वर्क्स के जो समरीज के नोट्स है, क्रिस्प समरी ऑफ मेजर वर्क्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, उसमें वो सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जब चेक करोगे तो आपको लिंक्स मिलेंगे हर एक टॉपिक पे नोट्स के। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसमें डिटेल्स दी होगी नोट्स को आपने कैसे लेना है, क्या उसका प्रोसीजर है, सारा उसमें लिखा हुआ है। टाइप्ड नोट्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस पे मैंने वो एक्सपीरियंस से नोट्स बनाए हैं, और यूजीसी नेट के लिए वो नोट्स मैं देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो हेल्प नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ आपने नेट क्वालिफाई किया, सेट क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियसली आपने बहुत पढ़ाई की होगी, आप अपने भी नोट्स पढ़ सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ मेरे ही पढ़ो, लेकिन
एक बार ट्राई आप कर सकते हो, ट्राई करने में क्या जाता है, इतनी बड़ी जॉब है, इसके लिए जो भी मिलता है उसको ट्राई करना चाहिए आपको। मैं अश्योर करता हूं कि फ़ायदा ही होगा उसको पढ़ के, नुकसान कोई नहीं होगा, ठीक है। और हर एक टॉपिक पे, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, हर एक टॉपिक पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। कोई उससे रिलेटेड आपको डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अपना, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सारे नोट्स एक साथ लेने हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो नोट्स के रिगार्डिंग ही आप मुझे वहाँ मैसेज करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कह सकता हूँ फिलहाल, बाकी पेपर 2 के लिए, सब्जेक्टिव के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये था पूरा प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं हर चीज अच्छे से बता पाया होगा, कुछ चीज छूटी नहीं होगी, और छूटी भी होगी तो कोई बात नहीं, जब प्रॉपर इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। जो चीज इसमें मिस कर गई होगी तो उसमें शायद चीजें और डिटेल में हो, तो उसमें इसमें जो भी कमियां रही होगी वो उस वीडियो में पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% चीज़ें सेम ही रहने वाली, क्योंकि ये जो रूल्स है ये अभी रिसेंटली ही चेंज हुए हैं जनवरी 2026 में, अभी कुछ महीने पहले ही ये सारी चीज़ें इन्होंने, ये बदलाव इन्होंने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ बदलेगा आने वाले समय में तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए तो मैं यही कहूँगा, खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो, और खूब मेहनत करो। मेहनत का पेपर है ये, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, और इंग्लिश सब्जेक्ट वालों आज ही नोट्स ले लो और फटाफट से पढ़ाई शुरू कर लो। और अगर नहीं लेने तो जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ो और अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। फिर ओके, बाय।